everyone, a very warm welcome to my channel again. I am Gunjan Singh, your personal mentor to always guide you and support you in your class 9th. First of all, a very warm welcome to my channel again, my dear class 6 students. And today we are going to study our chapter number 4 from our history portion. And the chapter name is Timeline and Sources of History. So, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एज सून एज पॉसिबल टू लेटेस्ट अपडेट फॉर ऑल क्लासेस 6 to 10th. Okay, so here we go. History is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. क्या बताया जा रहा है कि हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है. किसके बीच? हमारे कल के बीच और हमारे आज के बीच, हमारी आज की सोसाइटी के बीच और हमारी कल की सोसाइटी के बीच. We can fully understand the present only the light of the past. और हम आज अपने प्रेजेंट को जान पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने पास्ट की तरफ देखा है, उसके बारे में जाना है, ठीक है, उसके बारे में गौर किया है. ओके. National Museum, New Delhi. Such museums preserves objects from the past, such as statues, coins, ornaments, all of which help us understand our history. तो यहाँ पे एक म्यूजियम के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो कि न्यू दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, लाइक स्टैचूज, कॉइन्स और ऑर्नामेंट्स, जो कि हमें मदद करते हैं हमारे हिस्ट्री को जानने में. So the question has come from the chapter. The question number 1 is, how do we measure historical time? हम अपने historical time को measure कैसे करते हैं? How can various sources help us understand history? कैसे जो अलग अलग तरीके के हिस्ट्री में सोर्सेज हैं वो हमें मदद करते हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए. How did early human live? और जो कैसे हमारे जो early human थे, मतलब जो पहले के जमाने के जो लोग थे वो लाइव कैसे रहते थे, ठीक है. हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चला? व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट? डू यू रिमेम्बर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? दोज मेमोरीज टुगेदर आर अ पार्ट ऑफ योर पास्ट, मे बी गोइंग 5 or 6 ईयर बैक. सो क्या बताया जा रहा है कि आपको अपनी जो अर्लीस्ट मेमोरी है, मतलब अभी आप कितने इयर्स के हो गए, मे बी 12 इयर्स के अगर मैं मान के चलूं तो आप 12 इयर्स के हो गए. तो अगर आप अपनी अर्ली मेमोरीज को रिकलेक्ट करोगे तो आपको याद है कि आप उस टाइम पे कितने साल के हो गए. दोज मेमोरीज टुगेदर आर अ पार्ट ऑफ योर पास्ट. और जो वो मेमोरीज हैं जो आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, 5 या 6 इयर्स बैक, तो वो जो मेमोरी होंगी आपकी वो आपके पास्ट से जुड़ी होंगी, मे बी गोइंग 5 और 6 इयर्स बैक. और अपनी पास्ट की मेमोरीज को रिकलेक्ट करने के लिए आपको 5 या 6 साल पहले जाना पड़ेगा. हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड? क्या लगता है आपको कि पास्ट को समझने में, जो हमारा पास्ट है उसको अगर हम समझेंगे तो वो हमें किस तरीके से मदद कर सकता है कि हमारा आने वाला जो समय जो है प्रेजेंट में चल रहा है वो कैसा है, ठीक है. यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. आपने ये साइंस में डिस्कवर करा होगा कि जो हमारी अर्थ है उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है. सो व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट. ये एक स्टडी है जो कि किसके बारे में है? ह्यूमन पास्ट के बारे में, हमारे खुद के पास्ट के बारे में. of which we humans occupy only a tiny part, the most recent one. सो ये फिगर 4.1 है. देख लेते हैं इस फिगर में क्या है. टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो यहाँ पे आपको बेसिकली टाइमलाइन के बारे में बताया जा रहा है, इवोल्यूशन बताया जा रहा है. इवोल्यूशन का मतलब आप बेसिकली समझो कि सबसे पहले क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद. सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन. आई होप यू गेट इट, ठीक है. सो अब हम देखेंगे इवोल्यूशन क्या है. इसमें जो ब्लू, स्काई ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो बिलियन ईयर्स एगो को शो कर रहा है. डार्क ब्लू जो पोर्शन है वो मिलियन ईयर्स एगो को शो कर रहा है. और जो हमारा पैरेट ग्रीन है वो बेसिकली हमारे कुछ सालों को शो कर रहा है. तो सबसे पहले आई हमारी अर्थ बेसिकली, फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट सेल आया, फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आई, देन बैक्टीरिया, एंड देन स्पॉन्जीज एंड फंजाई, देन कोरल्स,
and then fish, vertebrates. After that, insects, amphibians, then sharks, reptiles, dinosaurs, birds, mammals, flowers and bees, फिर primates, fire and homo sapiens, homo sapiens, फिर उसके बाद writing आई. Done. Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secrets of left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. तो यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में आपको बताया जा रहा है जिन लोगों ने अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, समझा है और वहां के अलग अलग टूल्स को कलेक्ट करके या पुरानी चीजों को रिकलेक्ट करके उनके ऊपर रिसर्च करके हमें ये बताया है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी थी. सबसे पहला जो इंसान है जो कि हमारे अर्थ के बारे में, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताता है, वो है जियोलॉजिस्ट, देन पैलियोंटोलॉजिस्ट, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देन आर्कियोलॉजिस्ट. सबसे पहले ये जो लॉजिस्ट शब्द है, लॉजिस्ट इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच इज रूट वर्ड. ये एक रूट वर्ड है जो कि स्टडी के लिए यूज होता है. ठीक है, रूट वर्ड ये मैं आपको इंग्लिश के परस्पेक्टिव से बता रही हूँ. रूट वर्ड ये होता है कि अगर ये रूट वर्ड कहीं पे लग जाता है तो इसका मीनिंग जो होता है वो परमानेंटली सेम रहता है. मतलब आपने देखा होगा कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं पर जो रूट वर्ड होते हैं उनका मीनिंग परमानेंटली वही रहता है. तो लॉजिस्ट, लॉजिस्ट को लॉजिस्ट नहीं पढ़ते, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लजिस्ट. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक दैट. डन. Observe these four pictures and the activities involved from top left. Top left मतलब यहां से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है. डन. तो जियोलॉजिस्ट हम पहले देखेंगे. स्टडी द फिजिकल फीचर्स. ये क्या करता है? फिजिकल फीचर्स को स्टडी करता है अर्थ के ऊपर, लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, सीज, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ. डन. Paleontologist क्या करता है? Paleontologist study the remains of plants, animals and human from millions of years ago in the form of fossils. What do you mean by fossils? Fossils का मतलब होता है impressions of footprints or parts of plants and animals that are found preserved within a layer of soil or rock. तो जो हमारे impression होता है किसका? footprints का. ठीक है, लाइक जैसे हम बहुत पुराने, अगर मैं आपको लेके जाऊं हिस्ट्री के अंदर, तो अगर कोई चीज हमें मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इतने साल हो चुके हैं, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो एक चीज अगर यहाँ रखी हुई है तो वो कहाँ दब जाएगी? लेयर्स के नीचे दब जाएगी. ठीक है, ये सॉइल है. ये क्या है? सॉइल, मिट्टी है. तो फुटप्रिंट्स उनको मिलते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, प्रिजर्व्ड विद इन अ लेयर, जो कि सॉइल के लेयर के अंदर दबे हुए होते हैं, और रॉक्स. तो इसी का मतलब होता है फॉसिल्स. डन. तो पैलियोंटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. ठीक है, क्योंकि अब वो लोग, वो जानवर, वो प्लांट्स तो रहे नहीं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले हुआ करते थे, पर उनके कोई ना कोई एविडेंस हमें मिल जाता है जिनके बारे में हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं. डन. देन वी कम्स टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट. स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट. अब ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो किसके बारे में स्टडी करता है? हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में ये स्टडी करता है. आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, figurines, toys, bones and teeth of animals and humans, burnt grains, parts of houses or bricks, among others. तो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो आपने सुना या देखा होगा या पढ़ा भी होगा. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट वो इंसान होते हैं जो हमारे पिछले टूल्स, हिस्ट्री के पॉट्स को, बीट्स को, फिगराइंस को, टॉयज को, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. हाउ हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? कैसे जो है हमारा टाइम मेजर होता है हिस्ट्री के अंदर? Each society and culture has had its own way of measuring time. Major events such as the birth of an important person or the state of a rural region have often marked the beginning of a new era. Okay, so what do you mean by era? Era, a distinct period of time. एक period of time को हम क्या बोल देते हैं? Era बोल देते हैं. ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा era क्या होता है. तो हर एक सोसाइटी और कल्चर के पास क्या होता था? एक अपना तरीका होता था कि वो लोग टाइम को मेजर कैसे करेंगे.
मेजर इवेंट्स सच एज द बर्थ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन, मेजर इवेंट हुआ, ठीक है, कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, डन, उसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन का बर्थ होता है, ठीक है, या फिर रूलर्स रीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या बोल देते हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, ठीक है। At present in the Gregorian calendar. So what do you mean by Gregorian calendar? The calendar now used the world over. It has 12 months adding up to 365 days and a leap year every 4 years. However, century years, for example, 1800, 1900, 2000 years are leap years only if they are multiples of 400. So in the 3 century years above, only 2000 is a leap year. क्या कह रहे हैं आपको, ग्रीगोरियन कैलेंडर जो आज के जमाने का कैलेंडर है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर। जिस कैलेंडर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर होता है जो हर एक 4 साल में होता है। हालांकि पिछले जो सेंचुरीज हमारी रही हैं, जैसे 1800, 1900, 2000 सेंचुरी ईयर्स जो हमारे रहे हैं, उनमें जो लीप ईयर होता था वो कब होता था, अगर 400 का वो मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या होता था कि वो साल क्या है, हमारा लीप ईयर है, ठीक है। और हमारा जो लास्ट लीप ईयर रहा था वो कब रहा था, 2000 में, डन। ग्रिगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड साइड बाय साइड, हिंदू मुस्लिम ज्यूइश। तो इस पैराग्राफ में आपको ये बता रहा है कि कोई भी अगर हमारी रिलीजन है, सारे के सारे कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be starting point for this calendar. जो वेस्ट की अगर मैं बात करूं, जो कन्वेंशनल ईयर है हमारा जीसस क्राइस्ट के बर्थ का, उसको जनरली लिया गया है स्टार्टिंग पॉइंट ग्रिगोरियन कैलेंडर का। Years are counted forward from this point and used to be marked with AD. So what do you mean by AD? An abbreviation for a Latin phrase that refers to the year after Jesus' birth. देखो अब ध्यान से समझना है इसमें, एडी का मतलब क्या है, एडी एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मतलब अगर मैं कोई लंबी सी स्पेलिंग यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, और उसकी मैं कोई शॉर्ट फॉर्म बना दूं, ठीक है, जैसे एजुकेशन अगर मैं मान के चलूं, एजुकेशन अगर मैंने यहाँ पे लिखा और उसको मैं अगर शॉर्ट में लिख दूं, EDU, और उसके आगे मतलब ये क्या हो गई, शॉर्ट फॉर्म हो गई एजुकेशन की, डन। और जैसे अगर मैं लिखूं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैंने यहाँ पे लिखा, डन। और इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कि बच्चों ये आपके लिए बहुत वीआईपी पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का एब्रीविएशन। तो कोई भी अगर लंबी स्पेलिंग होती है तो उसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं, ताकि हमें लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे, डन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो एब्रीविएशन है वो लेटिन फ्रेज से लिया गया है जिसका मतलब है आफ्टर जीसस बर्थ। तो एडी कब इस्तेमाल होता है हमारी टाइमलाइन में, जब जीसस बर्थ का जन्म हो चुका था, जीसस ने अपना जन्म ले लिया था, उसके बाद हम टाइमलाइन में एडी का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा। अब इसको सीई बोला जाता है, कॉमन एरा बोला जाता है, जिसका मतलब यही है आफ्टर द जीसस बर्थ। क्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यही टाइमलाइन चलती हुई आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 1947 द ईयर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। कैन बी रिटर्न बी एज 1947 AD, समटाइम्स AD 1947 और 1947 CE। तो अगर आप कहीं पे देखो, पढ़ो, या फिर किसी के मुंह से सुनो, तो अगर वो CE बोल रहा है तो भी सही है और AD बोल रहा है तो भी सही है, क्योंकि पहले AD यूज होता था, अब CE यूज होता है, ठीक है। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are continued backward and used to mark with BC. So, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद भी हम टाइमलाइन का यूज करते हैं जीसस के पर्सपेक्टिव से, और जीसस के बर्थ से पहले भी हम जीसस को ही पर्सपेक्टिव मान के अपने टाइमलाइन को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा। तो जीसस का अगर बर्थ हो गया है तो उसके बाद हम यूज करते हैं एडी, या फिर हम कह सकते हैं सीई, और अगर हम बैकवर्ड लेना चाहें तो उसमें हम यूज करेंगे क्या, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा, और इसको भी हमने क्या लिख दिया है, BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो दोनों सही है हमारे, कुछ भी बोल सकते हो आप।
For example, 560 BCE is an approximate year of birth of गौतम बुद्ध. तो 560 BCE में हमारा क्या हुआ था, मतलब हमारे जीसस क्राइस्ट से भी पहले के जो हमारे गौतम बुद्धा हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिनके बारे में आपने सुना होगा, तो उनका बर्थ हुआ था किससे पहले, जीसस से पहले. पर ये अप्रोक्सीमेट ईयर है, अभी तक हमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है कि गौतम बुद्ध का जो बर्थ है उसकी फिक्स डेट क्या है, कौन सी सेंचुरी में उनका बर्थ हुआ था, अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है. पर हाँ इतना कंफर्म है कि उनका जो बर्थ हुआ था वो जीसस से पहले ही हुआ था. ओके. गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में. कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स अगो दिस वाज. कर लेंगे कैलकुलेट बट एट द एंड. ओके, सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ टाइमलाइन. हो जा. ओके, सो 40,000 BCE यानी कॉमन बिफोर कॉमन एरा. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट एग्जाम्पल पाया गया कहाँ, किसका, रॉक आर्ट का पूरे वर्ल्ड में. और यहाँ पे हमारी आइज एज को देखा गया. फिर 14,000 BCE एंड फिर इसके बाद हम बैकवर्ड जाएंगे तब भी बीसीई को ही हम काउंट करेंगे. तो बेसिकली आपको बीसीई के टाइमलाइन बता रहे हैं. डन. टाइमलाइन सम मेन इवेंट्स इज BCE. Done? Okay. Let's explore. Such calculations are simple, but there is a catch. In the Gregorian calendar, there is no year 0. The year 1 CE follows immediately the year 1 BCE. Draw a simple timeline making every year from. This is not important for you. So ये आज की टाइमलाइन के बारे में है. ठीक है. सो ये हमारी 12,000 BC, जहाँ पे हमारा एंड ऑफ द लास्ट आइस एज, जिसमें हमारी जो आइस एज थी लास्ट में जो वो अब नहीं रही है, खत्म हो जाती है. ठीक है. फिर उसके बाद 8,000 BC फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब हुई थी, 8,000 BC में. 6,000 BC पोट्री टेक्नोलॉजी इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पाई गई थी. उसके बाद 4,000. फिर यहाँ बीच में हमारा, इस टाइमलाइन के बीच में, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया एक सिटी है जो कि पाई गई थी. फिर यहाँ पे हमारी बिगिनिंग ऑफ कॉपर की स्टार्टिंग हुई थी. फिर यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जस्ट 200 BC से पहले पाई गई थी. डन. उसके बाद बर्थ ऑफ जीसस हुआ था. उसके बाद बर्थ ऑफ द बुद्धा यहाँ पे हुआ था. फिर उसी के ठीक बगल में एक अशोका का भी हम देखने को मिलेगा हमें. फिर 200 सी में हम यहाँ पे हैं. सिंपल सी टाइमलाइन थी. A timeline, see figure 4.3 on pages 62 and 63. Timeline 62 हम already देख चुके हैं. Is convenient tool marks such events as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skip period, otherwise this timeline would have to be almost 3 meter long. So एक 3 meter long है जिस portion को जो है वो मार्क नहीं कराया है. फ्यू लैंडमार्क्स को ही मार्क कराया है और जो पोर्शन हमारे मार्क नहीं है उनको स्किप्ड कर दिया गया है. डन. तो यहाँ पे इनको आप लोगों को बताया जा रहा है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन आपको दी गई है कि यहाँ पे बर्थ होता है हमारा किसका, गौतम बुद्धा का. फिर जीसस क्राइस्ट का होता है. फिर यहाँ पे 2000 CE में हम यहाँ पे, और आने वाला फ्यूचर क्या होगा हमें पता नहीं है. ओके. So, a timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. Timeline किसके लिए मदद करती है? Timeline understand हमें मदद करती है समझने में कि एक ऑर्डर की किस जगह पे किस चीज की हिस्टोरिकल इवेंट ने अपनी जगह बनाई है. डन. सो बेसिकली हमने ये टाइमलाइन से जाना कि 560 अप्रोक्सीमेट ईयर है. इस ईयर में, इस ईयर के आसपास गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ. फिर करेक्ट उसके बाद जीसस का बर्थ होता है. ठीक है. जीसस का बर्थ कब होता है, अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. डन. उसके बाद 2000 CE में हम यहाँ पे हैं. तो आप देख रहे हो करेक्ट टाइमलाइन हमें हर एक इवेंट का टेक प्लेस बता रही है कि किस इवेंट ने किस टाइम पे अपना जो है वो इवेंट लिया है. ठीक है. For example, even without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of Jesus. ठीक है. Along with a year and decade, a period of 10 years
we use other terms to understand longer duration of time. Two of as quite commonly used when learning about history. The first is century and the other is millennium. Millennium. So what do you mean by century? It is a period of 100 years. ठीक है, ये 100 years का पीरियड होता है हिस्ट्री के अंदर. स्पेसिफिकली सेंचुरी आर काउंटेड एवरी 100 year. 100 years के बाद हर एक सेंचुरी को काउंट करा जाता है. Starting from the year 1 CE, for instance, we are currently in the 21st century, which runs from 2001 to 2100. Done. The century BCE are calculated beginning from the 1 BCE. तो BCE को calculate कहाँ, before common era calculation कहाँ से start हुई है? 1 BCE से, and keep going back in time. और फिर हम back में जाते ही रहेंगे. BCE is for back, ठीक है, मतलब before common era. BCE would include the years 300 BCE to 201 BCE. और BCE जो calculate की गई है 300 से लेके 201 तक की गई है. मिलेनियम. मिलेनियम इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 year. तो मिलेनियम में कितने years होते हैं? 1000 years होते हैं. ये 1000 years का पीरियड ऑफ टाइम होता है. In history, specific centuries are counted every 1000 years. From the year 1 CE, for instance, we are currently in the third millennium CE, which begins in 2001 CE and will go up to 3000 CE. As with centuries, millenniums BCE are also calculated beginning from 1 BCE and go backwards. So the first millennium BCE would include the years 1 BCE to 1000 BCE. In the timeline given on pages 62 and 63, can you mark the beginning of 8th millennium? Note in English the plural millennium is millennium or millennia. Both are correct. तो जो हमारी millennium की जो plural form होती है वो millennium भी हो सकती है और millennia भी हो सकती है. दोनों ही correct हैं. Okay. Don't miss out. Do you know how calendars have been traditionally made in India? क्या आपको पता है कि जो कैलेंडर्स होते थे हमारे ट्रेडिशनली कैसे मेड होते हैं, कैसे बनते हैं? Many Indian calendars rely on the position of the sun and the moon to define the months of the year. So जो हमारे इंडियन कैलेंडर्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो किसके बेसिस पर सेट होती है, डिफाइन होती है? सन के बेसिस पे और मून के बेसिस पे. ओके, हमारे ईयर्स के मंथ जो है वो क्या होते हैं? डिफाइन होते हैं. पंचजंगा इज अ बुक. पंचजंगा क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें एक टेबल के बारे में आपको बताया गया है कि हर एक मंथ का एक अलग ही एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है. एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है. डन. किस बुक में बताया गया है? पंचजंगा में. फॉर इंस्टेंस इट precisely predicts events like solar, lunar eclipse, time for sunrise and sunsets, etc. Panchjanga still widely used in India, often also give weather predictions for the year, dates, timing of festivals and more. तो हमें वेदर प्रिडिक्शन भी पता लगी जाती है साल की, और डेट्स भी मालूम हो जाती हैं, टाइमिंग्स भी, फेस्टिवल्स भी, और कई ज्यादा चीजें भी हमें मालूम हो जाती है. और सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारी पहले कहाँ डिफाइन होती थी? पंचजंगा से डिफाइन होती थी. पंचजंगा हमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा बताता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा. ओके. और हमारा सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द पंचजंगा. Okay, so here this is all for today. So please do subscribe my channel, and if you like my video, please do subscribe my channel and like my video as well, and comment me in the comment section. Done. Okay, bye bye. Thank you. Have a nice day.